बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब हमने कोई भी किसी भी क्लाइंट या पेशेंट की हमने साइकोलॉजिकली तौर पर जब हम उसको असेस करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट हमने किस तरह से लिखी है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मेडिकल डॉक्टर्स भी आप लोगों को टेस्ट रिकमेंड करते हैं, फिर जब आपके टेस्ट आते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। इसी तरह जो है ना, क्लाइंट्स के लिए जब हम साइकोलॉजिकल तौर पर उनको असेस करते हैं ना, उन पेशेंट्स को, तो उनकी भी हम एक रिपोर्ट लिखते हैं। उस रिपोर्ट लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। लाइक सबसे पहले हमने पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल बनानी होती है, जिसमें हमें लिखना होता है उसका नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ये सारा कुछ। उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। उसके बाद उसका फैमिली बैकग्राउंड के उसका फैमिली रिलेशन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है उसकी पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है, उसमें हम उसके बारे में लिखेंगे, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि वो उसके अंदर ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, उसके साथ ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली तौर पे डिप्रेस हुआ है, उसके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स आए हैं या वट एवर। एजुकेशनल हिस्ट्री लेंगे उसकी, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि उससे कोई मेडिकल इलनेस है या नहीं, और उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जब असेसमेंट में रिपोर्ट लिखनी होती है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोग किसी को कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो फिर आपने इसकी रिपोर्ट कैसे लिखनी है। क्लाइंट और पेशेंट पर जब आपने लगाना है साइकोलॉजिकल टेस्ट, तब तो आपने इसकी ये पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री लिखने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपने छोटा सा एक पैराग्राफ में बताना है कि आपने टेस्ट क्यों यूज़ किया है इसके ऊपर और उसके क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है। लेकिन जब आपने एजुकेशन साइड पे असेसमेंट की रिपोर्ट बनानी होती है, तो उसमें आपने पहले ही सारा कुछ लिख के उसके बाद नेक्स्ट आपने उस टेस्ट का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। वो टेस्ट कोई भी हो सकता है, जैसे आप RISP कर रहे हो, वेस कर रहे हो, HTP कर रहे हो, OTIS कर रही हो, DAT कर रही हो, MMPI कर रहे हो, NUFFI कर रहे हो, कोई भी टेस्ट अगर आप कर रहे हो ना, तो उसका इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है। उसके बाद उस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स के इस टेस्ट के क्या मेन मकसद क्या है इस टेस्ट का। उसके बाद पर्पस बताना है, टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन उसकी किस तरह से हमने करनी है, ठीक है। उस टेस्ट के आपने एडवांटेजेस बताने के, टेस्ट एडमिनिस्टर करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और लास्ट में आपके जो टेस्ट एडमिनिस्टर करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं ना, वो आपने मेंशन कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम ऊपर चलते हैं कि हमने टेस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी सारी रिपोर्ट्स आपने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनानी। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ आपको गूगल पर इजीली हर टेस्ट का मिल जाएगा, ठीक है। RISP का भी मिल जाएगा, वेस का भी, HTP का, OTIS का, ठीक है। इंट्रो में आपने बताना होता है कि टेस्ट किसने बनाया है, ठीक है, इस टेस्ट की क्या वर्थ है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में और पर्पस में आपने बताना है कि इस टेस्ट का मकसद क्या है, किस चीज़ को मेजर करता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपने बताना था कि कितने मिनट्स में ये टेस्ट करवाना है, किस किस तरीके से, किस सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग बिठा के उनको करवाना है, ग्रुप में करवाना है, इंडिविजुअली करवाना है, ठीक है, ये सारा कुछ। और फिर इसके फ़ायदे और नुकसान, और लास्ट पे इसके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं कि देखते हैं कि हमने टेस्ट की रिपोर्ट लिखनी किस तरह से। सबसे पहले तो आपने अपना जो फ्रंट पेज है उसको बनाना है, जिसमें आपने बताना है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रैक्टिकल की ये रिपोर्ट है, अपने कॉलेज का लोगो, सबमिटेड बाय, उसमें आपने अपना रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट कौन सा अप्लाइड साइकोलॉजी सेशन, सबमिटेड टू कौन सी आपकी सुपरवाइजर है उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कॉलेज का नेम लिख देना है नीचे। सेकंड पेज पे आपके आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, जिसमें आपने ये बताना है कि आपने कौन कौन से टेस्ट इसमें एडमिनिस्टर किया। एक प्रॉपर पूरी रिपोर्ट बनेगी ना, तो उसमें आपने बताना होता है कि आपके कितने टेस्ट हैं, ठीक है, और कितनी आपकी पेज नंबर उसके साथ साथ आपने मेंशन करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, उस पर आपने लिखना है अपने टेस्ट का नाम एक ब्लैंक पेज पे बस। तो मैं पहले RISP टेस्ट कर रही हूँ, उसकी रिपोर्ट लिखने लगी तो बस RISP एक पेज पे आ जाएगा। अब आ जाता है सबसे पहला पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था। अब पार्टिसिपेंट प्रोफाइल में आपने सबसे पहले बताना है नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग, इंफॉर्मेंट, यानी कि इंफॉर्मेशन अगर कोई पार्टिसिपेंट खुद आकर आपको
अपनी असेसमेंट आपसे करवा रहा है, तो फिर पार्टिसिपेंट हर सेल्फ आएगा, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, वट। उसके बाद आपने ना इस टेबल की सेटिंग किस तरह से करनी है ये भी आपको आनी चाहिए। आपने सिंपल इस टेबल पे सिलेक्ट, इस टेबल को सिलेक्ट करना है और ऊपर जाके नो बॉर्डर कर देना है बस, ठीक है। तो वो जो है आपकी पार्टिसिपेंट प्रोफाइल रेडी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू APA। नेक्स्ट आ जाता है आपका फैमिली बैकग्राउंड। उसमें आपने पार्टिसिपेंट जो भी है आपका, उसके फादर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, उसका ऑक्यूपेशन, उसका नेम, एज, और उसकी मदर की ऑक्यूपेशन, नेम, एज, और उसका, उसकी मदर और फादर, उसके सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो सारा आपने लिखना है। पर्सनल हिस्ट्री में आपने बताना है कि उसकी चाइल्डहुड में कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं आई, ठीक है, या उसके एडल्टहुड में, या अब जिस एज में भी वो आपके पास है उससे प्रीवियस बैक में उसकी लाइफ में कोई भी डेवलपमेंटल अगर कोई चेंजेस आई हैं तो वो आपने लिखनी है। फिर एजुकेशनल हिस्ट्री में आपने उसके एजुकेशन वगैरह के बारे में लिखना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है क्लास में, स्कूल में। उसके अलावा यहाँ पे आप मेडिकल हिस्ट्री का पॉइंट भी ऐड करोगे जिसमें आप बताओगे कि मेडिकल हिस्ट्री उसकी क्या है, कोई इसको मेडिकली तौर पर इलनेस है या नहीं, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड भी हो गया, पर्सनल हिस्ट्री भी हो गया, एजुकेशनल हिस्ट्री भी होगी, सेक्सुअल हिस्ट्री भी होगी। यहाँ पर सेक्सुअल हिस्ट्री में आपने इसको बताना है कि अब सेक्सुअल हिस्ट्री हमारी 15 के बाद हमारी पुबर्टी की एज स्टार्ट हो जाती है, उसमें अगर हमारी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस आई तो वो भी आपने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है जिसमें हमने उस टेस्ट का इंट्रोडक्शन लिखना है जो टेस्ट हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेशनल पर्पस के लिए ये रिपोर्ट लिखना है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है RISP का कि ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ये डेवलप जूलियन रोटर ने किया, ये किसको मेजर करता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वाइवा के लिए भी पता होनी चाहिए कि जूलियन रोटर ने इसको डेवलप किया है, किसको मेजर करता है हमारी एडजस्टमेंट को, कि हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हैं या नहीं, ठीक है। इससे जो क्लिनिकल्स होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको इंसाइट्स मिलती हैं कि इंसान की इमोशंस, उसके थॉट प्रोसेसेस, यानी कि वो कैसा सोचता है, उसके कैसे इमोशंस आ रहे हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, और किस तरह से वो अपनी उन सोचों के साथ लड़ रहा है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हम काउंसलिंग में, एजुकेशनल सेटिंग में किसी भी पर्सन की इमोशनल और मेंटल स्टेट को चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग यानी कि असेस करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के हैं इस टेस्ट के। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम देखते हैं कि पर्सन जो है ना वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टेड है या नहीं। अगर उसका कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो इमोशनली तौर पे आ रहा है, और वो कौन से कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करके अपने इन माल अडेप्टिव थॉट्स के साथ लड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है RISP इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैक का मेथड और डेवलपमेंट। ये कौन सा टेस्ट है, ये कैसे डेवलप हुआ और इसका क्या मेथड है। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि कुछ इसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड इस सेंस में होता है। स्ट्रक्चर्ड ये होता है कि जिसमें आपको प्रॉपर एक सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिया कि 10 सवाल हैं और 5 रिस्पॉन्स ऑप्शन है, या 10 सवाल है तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू करना है या फॉल्स आपको बाउंड कर दिया, वो स्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है कि जिसमें आप फ्रीली जो होता है ना, आपको कम कह देते हैं कि आप इस सवाल का जो भी इसके बारे में बताना चाहो मुझे बता सकती हूँ, एक सवाल पूछूंगी और उससे आगे मैं न्यू न्यू क्वेश्चन जनरेट करती जाऊँगी इसकी बातों से। तो सेमी स्ट्रक्चर ये इस सेंस में होता है कि ये ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी। इसमें आपको हम लिख देते हैं कि आप आई लाइक और उसके आगे आ जाती है ब्लैंक, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्ड इस तरह से होता है कि इसका ये डिफाइंड है कि इसमें टोटल 40 आइटम्स ही होती हैं और इसकी स्कोरिंग भी जो होती है ना वो ऑब्जेक्टिव होती है। तो इसके लिए इसको सेमी स्ट्रक्चर टेस्ट कहा जाता है कि इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर टेस्ट किए कुछ अनस्ट्रक्चर। और प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव में ये डिफरेंस होता है कि प्रोजेक्टिव में आप ऐसे टाइप यानी कि कुछ भी लिख सकते हो, इसमें हमारी इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। नॉन प्रोजेक्टिव क्या होते हैं, जिनमें हम सिर्फ रिस्पॉन्सेज को मेजर करते हैं। इस तरह ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से मिलता जुलता है। ये हमारी एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट को स्कोर करता है, ठीक है। उसके अलावा उसने कहा है कि ये स्क्रीनिंग और एक्सपेरिमेंटल पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ होता है। और ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करवाना और स्कोरिंग करना बहुत आसान है। इकोनॉमिकल का मतलब कि इतना महंगा काम नहीं है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करवाना और स्कोरिंग करना, क्योंकि ग्रुप में भी रह के करवाया जा सकता है। ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए इसको हम भी यूज़ करते हैं। अगर किसी की हमने एवेल्यूएशन करनी हो कि अपनी इन्वायरमेंट में एडजस्ट है या नहीं, और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। 40 आइटम्स इसके अंदर होती हैं, ठीक है। उसके अलावा
लेंथ ऑफ द स्टिमुलस भी डिपेंड करता है कि आप वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कितना लंबा दे रहा है रिस्पॉन्स। उसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से मिलता जुलता है। उसके अलावा इसमें हम कोई प्रेशर नहीं देते उसको कि वो जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करे। जितनी रिस्पॉन्सेज वो देना चाहता है, जितने विलिंगली वो रिस्पॉन्ड करेगा, हमने उससे उतने ही करवाने हैं, उसको फोर्स नहीं करना। उसके बाद हमने उसकी जो आइटम्स है ना उनको स्कोर करना है। पर्पस क्या है इस टेस्ट का, ठीक है, कॉलेज लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये माल एडजस्टमेंट को मेजर करता है, स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, वगैरह वगैरह। एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस के, इसमें हम फ्रीली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन इजीली हो सकती है, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नेसेसरी नहीं होती है एडमिनिस्टर करने के। स्कोरिंग भी इसकी ऑब्जेक्टिव होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम भी बहुत छोटा होता है, स्कोरिंग टाइम भी बहुत छोटा होता है, तो इजीली ये टेस्ट ना हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम मशीन स्कोरिंग नहीं कर सके, हमें इसके लिए नॉलेज और स्किल्स चाहिए ही चाहिए होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो पर्पस हिडन होता है वो हम जो है ना नहीं बता सकते, एज इट इज़ मैयर करके नहीं बता सकते, हम एक रफ एस्टिमेट सिर्फ दे सकते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि सम टाइम कुछ केसेस के लिए हमारे लिए इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ना वो इनसूटेबल होती है, हमें और ज़्यादा कम होती है, इनसफिशेंट होती है। हमें कुछ और टेस्ट लगाने पड़ते हैं जिससे हमें पता चल सके कि ये पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा 20 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना होता है और ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज हमें रिक्वायर्ड होते हैं पार्टिसिपेंट के। नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर एक टेस्ट की ना विजुअल एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। ये वो टेस्ट है, किस तरह से हमने इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है। आइटम्स होती हैं आई लाइक, और उसके आगे ब्लैंक आ जाती है हेल्पिंग अदर्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, द हैप्पीएस्ट टाइम वाज माय स्कूल डेज, ठीक है। उसके बाद हमने आइटम्स को स्कोर किस तरह से करना होता है। इसमें ना 4 कैटेगरीज होती हैं। मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो टेबल बनाया उसमें बताया 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है कन्फ्लिक्ट कैटेगरी, उसके आगे से 3 टाइप्स होती हैं, C1, C2 एंड C3। फिर पॉजिटिव, ठीक है, P1, P2, P3, फिर न्यूट्रल, और लास्ट है ओमिशन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि आपका जो रिस्पॉन्स है ना, जो आपका आंसर है ना, वो ये शो कर रहा है कि आप अपने उस बात से अपनी उसके अंदर कोई ऐसी हिडन बात छुपी है जो आप बताना चाह रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि आप जो हो ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप ये नेगेटिविटी वाली कोई बात इसमें प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो C1, C2, C3 को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्टेज, ठीक है। कि आपकी आइटम यानी कि जो आपने इसके अंदर अपनी स्टेटमेंट दी है वो माइल्ड में जा रही है, मॉडरेट में जा रही है, सीवियर में। इसी तरह पॉजिटिव में भी आप P1, P2, P3 माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, और एंड लेवल का पॉजिटिव्स होते हैं। न्यूट्रल में आपकी बात ना तो पॉजिटिव में जा रही है ना नेगेटिव व्यू में जा रही है, और ओमिशन की आपने स्टेटमेंट खाली छोड़ दी है, ठीक है। इस तरह अब आप लोगों ने इस टेस्ट के ऊपर देख सकते हैं, विजुअल एग्जांपल देख सकते हैं। अब इस बच्ची की ओमिशन आइटम कोई भी नहीं है, ठीक है, यानी कि इसने कोई भी स्टेटमेंट खाली नहीं छोड़ी, तो ओ में हमारी 0 आ जाएंगी। उसके बाद हमने मैनुअल से देखना है कि आई लाइक हेल्पिंग अदर एंड स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, ये पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, कन्फ्लिक्ट में जा रहा है। तो ये मैनुअल में स्कोरिंग दी होती है और उसके आगे लिखा होता है कि P1 में जाएगा या C1 में C2, ठीक है। तो आपने अपनी आइटम्स को 1 बाय 1 रीड करके उस मैनुअल से अपनी स्कोरिंग करनी होती है। तो इसकी पहली आइटम जो है वो P2 में जा रही है। सेकंड आइटम द हैप्पीएस्ट टाइम वाज माय स्कूल डे, ये न्यूट्रल में जा रही है, ना तो पॉजिटिव में जा रही है ना नेगेटिव में जा रही है। आई वांट टू नो मोर अबाउट लाइफ, तो ये उसकी किस में जा रही है, C1 में, ठीक है। उसके अलावा मैनुअल में ही इनकी आगे स्कोरिंग दी होती है। C1 की 5 होती है, C2 की 9, C3 की 4, N की 3, P1 की। नेक्स्ट हमने इसकी स्कोरिंग के बारे में डिस्कस करना है कि हम इसकी स्कोरिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कट ऑफ स्कोर दिए होते हैं मैनुअल में। जैसे C1 जो है ना उसका क्या स्कोर होता है, C2 का, C3 का, आपकी आइटम जो सी है वो C3 में जा रही है, N में जा रही है, P1 में जा रही है, P2 में जा रही है, P3 में। तो मैनुअल में ना इसका कट ऑफ स्कोर दिया होता है।
हर आइटम के आगे आप मैनुअल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हर आइटम के साथ उसका कट ऑफ स्कोर दिया होता है। तो C1 का 4 है, C2 का 5 है, C3 का 6 है, ये कट ऑफ स्कोर है, ठीक है। P1 का 2 है, P2 का 1 है, P3 का 0 है। अब ये रॉ स्कोर कौन से हैं कि आपकी टोटल जो 40 आइटम्स का जो टेस्ट था ना, इसमें C1 कितनी थी, ठीक है। जब पहले आप मैनुअल से स्कोर कर लेते हो ना, तो फिर आपने बाद में काउंट करना होता है। जैसे इस टेस्ट में आ रहा है, ये देखो, अब आपने पूरी 40 आइटम का टेस्ट अपने आगे रख लेना और आपने देखना है कि C1 कितनी है, 1 2, इसमें से आपने ढूंढना है और काउंट करना है। जितनी आपकी C1 है वो आपने इधर लिख देनी है, जितनी C2 है इधर लिख देनी है, जितनी C3 है, जितनी N है, वो सारी आपने लिखने के बाद क्या करना है, जब आप लोग अपने रॉ स्कोर लिख लोगे कि C1 वाली आपकी 7 गई हैं, C2 वाली 12, C3 वाली 2, और कट ऑफ स्कोर आपको मैनुअल में दिया होगा, तो आपने अपने रॉ स्कोर को कट ऑफ स्कोर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक 7 4 ज़ा 28, 12 5 ज़ा 60, 2 6 ज़ा 12, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये स्कोर आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको आपने सिंपल ऐड अप कर देना है, प्लस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा स्कोर 120। और 130 से बिलो अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप एडजस्टेड हो अपनी इन्वायरमेंट के साथ, और अगर 132 से अबव आ रहा है तो माल एडजस्टमेंट को शो करता है, ठीक है। उसके बाद APA के अकॉर्डिंग आपने इस टेबल की भी सेटिंग करनी है। वो किस तरह से करनी है, आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, ऊपर जाना है, नो बॉर्डर कर देना है। नो बॉर्डर करने के बाद आपने एक बॉटम बॉर्डर लगाना है, देन आपने टॉप बॉर्डर लगाना है। उसके अलावा आपने अपनी ये फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके नीचे फिर से एक बॉटम बॉर्डर लगा देना, ठीक है। उसके बाद हमारा टेबल की भी सेटिंग हो गया। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस, पहले हमने क्वांटिटेटिवली, मैंने आपको बताया था कि सेमी स्ट्रक्चर टेस्ट है जिसमें हम ऑब्जेक्टिवली भी करते हैं और सब्जेक्टिवली भी। अब हमने ऑब्जेक्टिवली स्कोरिंग कर लिया, अब हमने सब्जेक्टिवली एनालिसिस करना है उसका, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे कि हम हर आइटम्स के अकॉर्डिंग ना उसके आगे जो मैनुअल में जो उसका रिस्पॉन्स लिखा होता है ना, उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। आपने जब अपनी मैनुअल से स्कोरिंग करनी है तो आपने देखना है कि आपकी जो फर्स्ट आइटम है, जो जिसमें आपने लिखा था आई लाइक हेल्पिंग अदर्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, तो ये आपकी किस में जा रही है, तो P2 में जा रही है। तो P2 में आपकी कौन सी वाली, मैनुअल में इसकी क्या आइटम लिखी हुई है, ठीक है। मैनुअल में इसका क्या रिस्पॉन्स है वो एज इट इज़ आपने वहाँ से उठा के इधर लिख देना। तो जो 2 8 11 27 और 35 नंबर आइटम होती है ना, ये आपके फेमिलियल एटीट्यूड को शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सोशल एंड सेक्सुअल एटीट्यूड वाली आइटम्स कौन सी हैं, 7 10 19 34 36 एंड 38। यहाँ पर ये आइटम नंबर्स जो हैं वो मेंशन किए गए कि कौन सी आइटम्स जो हैं वो आपके सोशल और सेक्सुअल एटीट्यूड्स को शो करती हैं, कौन सी आइटम है जो आपके फेमिलियल एटीट्यूड को शो करती हैं, ठीक है। ये जो सारे रिस्पॉन्सेज उसने जैसे लिखे हुए हैं ना, उसने एज इट इज़ मैनुअल में से उठा के लिखे हैं। जब आप मैनुअल खोल के पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि उसने कैसे लिखे हैं। करेक्टर ट्रेट जो है उसमें ये वाली आइटम्स आती हैं 3 6 9 13 20 एंड 23। और लास्ट है जनरल एटीट्यूड, उसके अंदर हमारी कौन सी आइटम है, आइटम नंबर 33, 1 2 10 17 और 37। ओके, लास्ट में हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे जिसमें हम अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है दोनों का ओवरव्यू लिख देंगे। लास्ट में रेफरेंसेस दे देंगे कि इस स्केल का रेफरेंस देंगे जो हमने RISP स्केल यूज़ किया है। इसी तरह आपने HTP की भी लिखनी है। HTP की भी आपने इसी तरह से मैनुअल में जो स्कोरिंग है वो उसके आगे एडअप करनी है, और पार्टिसिपेंट प्रोफाइल हिस्ट्री सारा कुछ आपने वैसे ही बनाना है, ठीक है। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह। वन थिंग लास्ट, जिसमें हमने APA के अकॉर्डिंग अपनी फ़ाइल को सेट करना है, ठीक है। आपने ओवरऑल अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है APA के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए, ठीक है। पहले हम हाफ कर लेते हैं बिकॉज इसके अंदर वो टेस्ट आ रहा है। 1.5 की आपने स्पेसिंग रखनी है, ठीक है, या 2 की स्पेसिंग होती है APA के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे इसको इंडेंट कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट पे जाना है, टेबल को भी
टेबल की भी आपने ना 2 की स्पेसिंग करनी है इन सब की, और उसके बाद आपने इसको लेफ़्ट साइड पे इंडेंट कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास ऐसी लुक आएगी APA के अकॉर्डिंग, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, टेबल को अलग से सिलेक्ट करके इंडेंट कर देंगे। तो अब ये लास्ट पे आपके पास ओवरलुक आएगी पूरी रिपोर्ट की। अगर आपकी कोई भी हेडिंग जो है वो 2 की स्पेसिंग करने के बाद पेज के लास्ट पे आ जाती है तो उसे आपने नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर देना है, उसको उस तरह से नहीं रहने देना। और अगर कहीं स्पेसिंग का इशू आ रहा है तो उसे भी अरेंज कर लेना है। ओके, अब आप देख लें ये एक सीक्वेंस में जा रहा है और APA के अकॉर्डिंग यही सीक्वेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है। ओके, जज़ाकल्लाह।